तो इथियोपिया में भी उत्साह का माहौल है। दरअसल प्रधानमंत्री मंगलवार को जॉर्डन की यात्रा संपन्न करके इथियोपिया जाएंगे और पीएम के दौरे से न केवल द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती मिलेगी बल्कि व्यापार वाणिज्य में भी विस्तार होगा। भारत की सैकड़ों कंपनियां यहां एक सशक्त भूमिका निभा रही हैं। व्यापार और वाणिज्य के किन किन क्षेत्रों में दोनों देश नए अवसर खोज सकते हैं, इसको लेकर एक दशक से अधिक समय से इथियोपिया में काम कर रहे आर्थिक मामलों के जानकार सुनील वर्मा से बात की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। 16-17 दिसंबर को इथियोपिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एडिस अबाबा होंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा है क्योंकि भारत साउथ साउथ कोऑपरेशन और साथ ही साथ अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को, चाहे वो कूटनीतिक संबंध हो चाहे वो आर्थिक संबंध हो, उनको और विस्तार देना चाहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार ये सिलसिला जारी है। हमारे साथ एक दशक से ज़्यादा लंबे समय से रहने वाले सुनील वर्मा जी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान अगर देखें तो भारत के काफ़ी सारी कंपनियां तो यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, लेकिन आगे की राह किस तरीके से दिखती है, खासकर आर्थिक क्षेत्र में इसको विस्तार देने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री का आगमन का सबसे पहले तो हम हृदय से स्वागत करते हैं। इस समय हम आशा रखते हैं कि इस दौरान काफ़ी सारे समझौते होंगे और काफ़ी सारे निवेशक जो भारत के आ रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ की जितनी भी अवसर हैं यहाँ पर जो सरकार ने प्रदान किए हैं। पिछले साल कुछ एक रिफॉर्म्स हुआ था जिसमें जिस तरीके से हमारे देश में हुआ था पीछे 90 के दशक में, वो इस साल पिछले साल से यहाँ पे शुरुआत हुआ है। उसके बाद हमें काफ़ी संभावनाएं नज़र आती हैं। उन संभावनाओं को हम कोशिश करेंगे कि अपने जो निवेशक आएंगे उनके साथ साझा करें और इस वजह से काफ़ी निवेश बढ़ेगा, बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा, हमारे संबंध बढ़िया होंगे और बिजनेस को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखें तो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में और बहुत सारे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां यहाँ पे हैं। कौन से ऐसे और क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग को और विस्तार दिया जा सकता है? देखिए, यहाँ पे करीब 600 से ज़्यादा कंपनियां भारत की जो हैं उन्होंने अपने आप का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। 150 से ज़्यादा कंपनियां एक्टिव काम कर रही हैं। ज़्यादातर उसमें एग्रीकल्चर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विसेज इंडस्ट्री में है और कुछ नए सेक्टर्स जो अभी खोले हैं सरकार ने, जो पहले सिर्फ यहाँ के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड था, उसके बाद काफ़ी सेक्टर्स और खुले हैं। उन सेक्टर्स के खुलने की वजह से जो लोग यहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा और जो नए निवेशक आना चाहेंगे उनको भी मौका मिलेगा। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा निवेश हमारे को लगता है कि कृषि के क्षेत्र में आना चाहिए, एग्रो प्रोसेसिंग में और फार्मास्यूटिकल्स का, क्योंकि यहाँ पे एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है। फार्मास्यूटिकल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये देश अभी भी करीब 90 से 95% दवाएँ इंपोर्ट करता है और अगर यहाँ पर ये हम बना सकें तो ये देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा। एक चीज़ हम और देखते हैं, बहुत बड़ी संख्या में तादाद में लोग यहाँ से मेडिकल टूरिज्म के लिए, इलाज के लिए भारत जैसे देशों में जा रहे हैं। तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और कौन से एवेन्यूज़ हैं? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलर अलायंस की बात करते हैं, सोलर अलायंस और साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन को भारत ने अपने ही G20 की अध्यक्षता में शामिल कराया। सबसे बड़े जो अभी उभर के सेक्टर आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसकी वजह से हमारी महारत जो है वो हम यहाँ पर इनके साथ साझा कर सकते हैं। इनकी कैपेसिटी के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट खुला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंस्टीट्यूट खुला है, जिसके साथ हमारे को सहयोग करना चाहिए और जितने भी सेक्टर हैं सभी जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो अब वर्चस्व रहेगा आगे आने वाले समय में, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। एक जो मेरी अपनी व्यक्तिगत मानना है कि हम अगर इथियोपिया में स्किल डेवलपमेंट पर काम करें, यहाँ के जो युवा हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकलते हैं और स्किल नहीं होने की वजह से एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होती है, अगर हम उस पर इनका सहयोग कर पाएँ तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो सर्विसेज में आ सकता है और हमें, चूँकि हमारे पास अपनी क्षमताएं हैं जिनको कि हम यहाँ पे साझा कर सकते हैं। देखिए, तो भारत जो है आईटेक हुआ या फिर ICCR हुआ, इसके ज़रिए इथियोपिया को और अन्य अफ्रीकी देशों को बहुत सारी फेलोशिप और बहुत सारे छात्रवृत्तियों पे बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जाता है। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, या जिससे जो कह रहे हैं कि युवा संवाद, ये सब और कैसे आगे की राह को आसान करेंगे? देखिए, एक सेक्टर यहाँ पर अभी भी है, जैसे हमारे यहाँ इथियोपिया में पहले ज़्यादातर हिंदुस्तान के प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे। यहाँ पर आज भी जो सीनियर लीडरशिप है वो या तो किसी इंडियन प्रोफेसर के अंदर पढ़ी है या फिर इंडिया जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है।
उन लोगों के साथ अभी हमें और जुड़ना चाहिए, हमें शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम करना चाहिए और उससे हमारा पीपल टू पीपल भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी बढ़ेगा, अवसर बनेंगे यहाँ के लिए भी और भारत के लिए भी। मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल्स डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर हम फोकस करें, इसके अलावा एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग तो मैंने आपको बताया ही है। ये सारे स्कोप हैं जिसको भारत सरकार को और भारत के निवेशकों को देखना चाहिए, इथियोपिया में ही नहीं बल्कि और भी अफ्रीकी देशों में। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा भारत इथियोपिया संबंधों को और ज़्यादा मजबूत तो करेगी ही, साथ साथ इथियोपिया और समूचे अफ्रीका में संभावनाओं के अपार द्वार खोलेगी। कैमरा पर्सन ललित के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, एडिस अबाबा।